आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पेपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है वो है द थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व्स। इसमें बेसिकली हम लोग जो कर्व स्पेस में होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आपने प्लेन कर्व्स तो पढ़ रखे हैं, जैसे हम प्लेन कर्व का एग्जांपल आपको दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, पढ़ा हुआ है आपने कि ये पैराबोला इस तरह बना लेंगे। सर्किल की इक्वेशन आप जानते हैं, ये सब प्लेन कर्व है। स्पेस कर्व क्या होते हैं, जैसे कि एक फिगर में देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको। ये अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस दिख रही है आपको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्चुअली इसका एक्स डैश है, निगेटिव साइड है इसका, ये वाई डैश हो जा रहा है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड डैश है, राइट। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है जेड एक्सिस के अलावा। अगर यहाँ ये ऐसे हम ओवर राइट करें इसको, ये देखिए ऐसे निकलता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये पूरा स्पेस में आ गया, यानी पहले आपका एक्स से उठ करके ऊपर की तरफ आ गया ये। तो ये वाला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये पॉइंट हमारा स्पेस में है। और ऐसी इन्फिनाइट पॉइंट्स अगर हम मिलाते चले जाएंगे तो हमारा एक कर्व बन जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्पेस कर्व। जैसे कि आपने स्प्रिंग भी देखा होगा, स्प्रिंग का जो शेप होता है वो पहले तो ग्राउंड में रहेगा और फिर इसके बाद वो उठता चला जाएगा। सिलेंडर के ऊपर अगर हम किसी तार को बांधते चले जाएं तो वो भी हमारा जो है स्पेस कर्व होता है। आगे फिगर हम आपको और दिखा दें, हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ये देखिए आप, ये भी हमारा एक स्पेस कर्व का ही एग्जाम्पल है। देखिए ये हेलिक्स कहते हैं इसको, इसको सर्कुलर हेलिक्स कहा जाता है, सर्कुलर हेलिक्स, स्प्रिंग नुमा है ये, ठीक। तो इसी के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है, तो इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व्स है, थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। इससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी कि इसमें क्या यूज होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस इन इट्स ट्रीटमेंट। यानी एक ज्योमेट्री में डिफरेंशियल लगाएंगे आप, ज्योमेट्री है एज वेल एज डिफरेंशियल कैलकुलस है। ज्योमेट्री विच इन्वॉल्व्स, यानी ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर रही है किसको, डिफरेंशियल कैलकुलस को, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स इन स्पेस एंड सरफेसेस। कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो सरफेस पे लाई करते हैं, सरफेस के ऊपर लाई करना, ठीक, उन्हें भी हम स्पेस कर्व ही कहते हैं, लेकिन वो सरफेस पे है, या सरफेसेस की भी स्टडी करेंगे पूरा हम लोग इसमें। It is also concerned mainly with the properties of a restricted portion of geometric configurations, curves, surfaces. यानी हम इसमें कुछ पोर्शन लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, कुछ पोर्शन लेकर के उसकी स्टडी करेंगे। इसे लिखा है कि इट इज आल्सो कंसर्न मेनली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक कन्फिगरेशंस, कर्व्स एंड सरफेसेस। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व की बात करें, स्पेस कर्व तो मैंने आपको दिखा दिया, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हमने यहाँ पर 2D के बारे में बताया है, फिर उसी को हमने धीरे धीरे 3D तक ले गए हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल में, तभी स्पेस आएगा आपका। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स में क्या है, ए प्लेन कर्व इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय आइदर ए मींस ऑफ ए सिंगल इक्वेशन, जैसा अभी हमने आपका लिखा था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सिंगल इक्वेशन है, और बाई ए पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये तो सिंगल इक्वेशन ले लेते हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशन लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होगी उसमें एक्स टी के फॉर्म में, वाई भी टी के फॉर्म में एक्सप्रेस रहता है, टी जहां पैरामीटर होता है, और जो सिंगल इक्वेशन होती है वो कार्टेशियन फॉर्म की रहती है जिसमें एक्स और वाई है। बेसिकली कार्टेशियन ही लेकर अभी चल रहे हैं, पोलर और पीडल ऐसी नहीं लेंगे इक्वेशंस हम लोग। यह एग्जांपल दिया है कि ए सर्किल हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस ए गिवन बाय, एंड रेडियस ए, एक्चुअली में रेडियस यहाँ कितनी है इसकी, ए, गिवन बाय ए सिंगल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्किल की है, सर्किल एक प्लेन कर्व है हमारा। और अगर हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ी है, एंड बाय ए पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू ए टी, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी, ये आ जाएगा, जहां t की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 से लेकर के 2 पाई तक। ये बना भी सकते हैं आप चाहें तो, ये ऐसे लेते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं, P पॉइंट रहता है, इसको पैरामीटर T लिखा जाता है, T ये आपका जो है ये एंगल T है इसका, और जब ये रोटेट करेगा पूरा तो T जो है 0 से 2 पाई तक कर जाएगा। ये x एक्सिस, ये आपकी यहाँ पर y एक्सिस हो जाती है। तो ये सब आपका रिवीजन है जो पहले पढ़ चुके हैं आप। इलिप्स विद सेंटर 0 0 एंड हैविंग सेमी मेजर
एंड माइनर एक्सेस एज ए एंड बी, सेमी माइनर और सेमी मेजर जो एक्सेस है वो ए और बी ली जाए अगर, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, आर गिवन बाई सिंगल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बाई ए पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, जहां t की वैल्यू जो है 0 से लेकर के 2 पाई तक रहती है। तो ये अभी ओवरऑल आपको बताया गया प्लेन कर्व्स जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के प्लेन पर बनते हैं, उनकी सिंगल इक्वेशन बताई गई जो कार्टेशियन फॉर्म की है और पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब आते हैं हम 3 डायमेंशनल में यूक्लिडियन स्पेस में, यानी x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस वहां पर होगा। तो देखिए इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस E3 ए सिंगल इक्वेशन जनरली रिप्रेजेंट्स ए सरफेस। सिंगल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, 2D में वो कर्व को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन 3D में वो सरफेस को। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है जो हिंदी में गोला कहते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका भी सेंटर 0 0 0 है और जैसे सर्किल का था, और रेडियस इसकी ए है। तो ये सिंगल इक्वेशन जो होगी वो सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, कर्व को नहीं। तो कर्व कैसे आएगा, कर्व आएगा दो सरफेस के इंटरसेक्शन से। जैसे एक स्फीयर होता है, आप देखे होंगे, इसको फिगर को मैं बना दूं, अभी तो ये प्लेन में ही आएगा, अगर चाहे तो स्पेस में भी ले जा सकते हैं। ये स्फीयर है, ठीक है। अगर आप इसको कहें कि सर ये स्पेस में, ये वाली इक्वेशन नहीं है, ये स्फीयर है, लेकिन इसका सेंटर कुछ और है, ध्यान रखिएगा। इसका फिगर नहीं है जो मैंने अभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताया है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा डिफर कर दिया, इसका सेंटर कुछ होगा, मान सकते हैं आप इसका अल्फा बीटा और गामा होगा, तो इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। स्फीयर आपने पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर आपको स्पेस कर्व दिखाना चाहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस से, जैसे कि आगे लिखा है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस विल रिप्रेजेंट ए कर्व। दो सरफेस का इंटरसेक्शन एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा कि दस टू डिफाइन ए कर्व इन स्पेस वी हैव टू वेज, हमारे पास दो तरीके होंगे। दो तरीके कौन कौन से होंगे वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको एक स्पेस कर्व दिखा देते हैं। ऐसे ये स्फीयर है, इसकी इक्वेशन आप जानते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये स्फीयर की इक्वेशन आपने BSc 1 में ज्योमेट्री में पढ़ा है। y माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, z माइनस गामा का होल स्क्वायर, और अगर आप रेडियस इसकी r मानते हैं तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि एक प्लेन से हमने इसको जो है वो कट कर दिया ऐसे करके, राइट, ये इस तरीके से। तो आपने पढ़ा है कि आपको यहाँ एक सर्किल मिलता है इस जगह पर, ये राइट, ये इस टाइप का ये सर्किल आ जाता है ना। अब इसमें ग्रेट सर्किल भी होता है जो बिल्कुल डायमेट्रिक होता है, यानी जो सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करता है। तो ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ना, तो अगर देखा जाए तो इसकी इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ी है। इसकी इक्वेशन पढ़ी थी आपने, s प्लस लैम्डा यू इक्वल टू 0। यहाँ पर u क्या है, u इक्वल टू 0 प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती थी आपकी lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के फॉर्म में, राइट। और स्फीयर की इक्वेशन जो है, इस स्फीयर को हम लोग लेते हैं s 0 के से, तो s प्लस लैम्डा यू, ये सर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका सर्किल आएगा यही स्पेस कर्व हो जाएगा। देखिए स्पेस में है कि नहीं, अगर इस सर्किल पे कोई कोऑर्डिनेट लेंगे, मान लीजिए p, तो उसका x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आ जाएगा आपके पास, क्लियर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्पेस कर्व के लिए हमें दो सरफेस की नीड पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ पर टू इक्वेशंस टुगेदर रिप्रेजेंट्स टू सरफेसेस विल स्पेसिफाई ए कर्व, यानी दो इक्वेशन मिल करके एक कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। वो दो इक्वेशन किसकी होंगी, वो सरफेसेस की होंगी, ठीक। दस ए स्पेस कर्व इज गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस गिवन बाई एक सरफेस, यहाँ f1 कहा है मैंने, अभी आपको जो एग्जांपल दिया उसमें s और u कहा था, ठीक। एंड f2 इज इक्वल f2 xyz इज इक्वल टू 0, आल्सो f1 0 f2 0 टुगेदर रिप्रेजेंट्स द स्पेस कर्व। ये दो सरफेस अलग अलग लेंगे तो सरफेस आ जाएंगी, और दोनों को अगर एक साथ कंबाइंड कर देंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे उसका, तो फिर वो आपका स्पेस कर्व आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, अब जो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं उनके फिगर थोड़ा मुश्किल है इन्हें बनाना, उसको करना, तो अभी आप इसको सिंपली याद करिए। जो एक इजी एग्जाम्पल था मैंने आपको दे दिया। ये कोई सरफेस होगी, कोई सरफेस के नाम से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये मिला करके, ठीक है, टुगेदर रिप्रेजेंट्स ए स्पेस कर्व। ये आपका स्पेस कर्व रिप्रेजेंट करेगी। सरफेसेस देखिए, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये वाली आपके मिल करके एक स्पेस कर्व, और एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। यानी इस तरह से अगर हम दो दो सरफेस का पेयरिंग लेते चलेंगे तो हमें स्पेस कर्व मिल जाएगा। ये एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है आपको यहाँ पर। अब देखिए कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि प्लेन कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेस कर्व में बी स्पेसिफाइड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशन से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे? दस द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व इज गिवन बाय x इज इक्वल टू एक्स टी, आपने पहले भी पढ़ रखा है, y इक्वल टू वाई टी, z इज इक्वल टू जेड टी। ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इस तरीके से, ठीक। For example, we have just given example of a space curve given by intersection of two surfaces. These space curves can be written in the parametric form also. यानी ऊपर जो आपने ये अभी तीन एग्जाम्पल दिए, एक ये और एक ये, इन तीनों को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे पहले वाला लिया आपने, यहाँ पर देखिए, अगर हम x इज इक्वल टू ए हाइपरबोलिक कॉस टी, y इक्वल टू बी हाइपरबोलिक साइन टी और z इज इक्वल टू टी ले लें, तीन पैरामीट्रिक पॉइंट ले लें, तो ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, पहली वाली को भी और दूसरी वाली को भी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व ये जो आपको दिया हुआ है, और जो दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए हाइपरबोलिक कॉस z अपॉन ए, वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये जस्ट अगर आप याद रख सकें तो याद कर लीजिए, आगे ये आपको जैसे ही यूज करना होगा तो आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है और पैरामीट्रिक का आपको यूज करना है, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा सोचने में कि कौन सी पैरामीट्रिक सेट करें, इसमें कौन सी क्रिएट करें हम। तो अगर आपको ये याद रहेगा, लर्न रहेगा, तो आसानी से आप उसको सेट कर लेंगे, बैठा देंगे, हाँ ये क्वेश्चन इसकी जो होगी वो पैरामीट्रिक हो जाएगी, कार्टेशियन हमको दी हुई है। तो ये तीनों आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे के लिए भी दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और जेड इक्वल टू ए tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू ए कॉस ए टी कॉस टी और y इक्वल टू ए टी साइन टी और z इक्वल टू ए टी लिया जाए, तो आप रख के देखिएगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको इक्वेशन, ठीक। और ये वाली इक्वेशन जो आपने मानी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए सेट इसका भी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। उसी तरीके से तीसरे वाले को भी आप याद कर लीजिएगा कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं वो करस्पॉन्डिंग ये दोनों सर्फेसेस दी हुई हैं वो इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क में है कि ए पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व स्पेसिफाइज नॉट ओनली द कर्व बट आल्सो ए पर्टिकुलर मैनर इन विच द कर्व इज डिस्क्राइब्ड, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे अभी हमने यहाँ बनाया था, देखिए पैरामीटर आपको शो भी किया था ना, ये टी यहाँ बताया था। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा टी आपका, और अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे आप। ये तो इससे ये पता लगता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं, राइट। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का ये एडवांटेज लिखा है यहाँ पर कि ये बता देता है बट आल्सो ए पर्टिकुलर मैनर इन विच द कर्व इज डिस्क्राइब्ड, ये भी आपको बता देगा। अब हम आते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म हो गया आपका, एक पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। अब आते हैं वेक्टर नोटेशन में, क्योंकि अभी आगे चल करके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेक्टर फॉर्म ही यूज करना है, ठीक। वेक्टर के लिए अगर हम एक स्पेस कर्व बनाएं, थोड़ा सा स्पेस कर्व आपने ऐसा नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। वेक्टर कैलकुलस भी एक पढ़ा था आपने, देखिए वहां भी वेक्टर था प्लस कैलकुलस था। यहाँ क्या है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री आ जा रही है। तो दो दो टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का यूज है। बेसिकली कैलकुलस का यूज है, वहां वेक्टर में कैलकुलस का यूज है, यहाँ ज्योमेट्री में कैलकुलस का यूज है। कैलकुलस तो एक टूल है आपका, टूल जिससे ऑपरेट करते हैं, जैसे प्लस माइनस ना, जैसे डीडीएक्स एक ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो एक ऑपरेट करते हैं उसको, क्लियर। तो इसलिए कैलकुलस हर जगह एंट्री ले लेती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में आपका बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे यहाँ पर स्पेस कर लीजिए, यहाँ से ये मिला दीजिए, ये पॉइंट पी हो गया, तो ये जो आर दिखाएगा ना, ये पी का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम लोग ओपी कहते हैं। ओपी इज इक्वल टू आर, राइट। और अगर इसके कोऑर्डिनेट आप ले लेते हैं एक्स वाई जेड, तो इसको लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये बातें हमने आपको बीएससी 1 में पढ़ाई है। ये वेक्टर कैलकुलस के अब हमने वीडियोस भी बना दिए हैं, सारे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है उसमें। तो वहां भी अगर आप इसको देखें तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये आता है। तो इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिए आप,
कि आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब जैसे जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पैरामीट्रिक मालूम रहेगी, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में, वाई की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में और जेड की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो वेक्टर जो ओवरऑल आएगा वो पैरामीट्रिक में ही आ जाएगा, यानी रहेगा तो वेक्टर नोटेशन ही आपका, लेकिन उसमें एक पैरामीटर भी इन्वॉल्व रहेगा आपका। तो देखिए इन वेक्टर नोटेशन ए कर्व इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय r इक्वल टू rt। इन्होंने कैपिटल R ले लिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक। thus the examples of space curves given in parametric form can be specified by vector form also, यानी इन्हें वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पेस कर्व x इज इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, z इक्वल टू a t cot अल्फा। एक्चुअली हेलिक्स की ही इक्वेशन है, याद रखिएगा, जो अभी हमने एक फिगर आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, हेलिक्स स्प्रिंग की तरीके से जो था, तो उसकी इक्वेशन होती है इज गिवन बाय r इक्वल टू a cos t। देखिए यहाँ पर केवल आपने क्या किया है, अभी जो हमने एक फार्मूला बताया आपको r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो x की वैल्यू पुट कर दी, y की पुट कर दी और z की, x की a cos t, y की a sin t, z की a t cos अल्फा, ठीक। इसको आप चाहें तो आई जे के फॉर्म में लिखें या कॉमा लगाकर भी राइटिंग कर सकते हैं, a cos t कॉमा a sin t ब्रैकेट के अंदर a t cot अल्फा। कॉमा भी डिनोट करता है कि पहला वाला x का पार्ट है, x का कंपोनेंट है, ये y का है और ये z का, दैट्स व्हाई यू कैन राइट xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो अभी दूसरे का भी देखिए यहाँ पर एग्जांपल एक दिया गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्पेस कर्व x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, z इक्वल टू a cos 2t। ये जो तीन आपके दिए पैरामीट्रिक हो गए, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गए कर्व के, और उसका वेक्टर फॉर्म चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर आप उसको कॉमा करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपकी, ठीक। चलिए अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ क्लास m किसे कहते हैं, किसी फंक्शन का क्लास क्या होता है, उसको कितने बार डिफरेंशिएट करते हैं, इस बात की नॉलेज मिलती है इसमें। तो देखिए फंक्शंस ऑफ क्लास m, a function is said to be class m if f has continuous derivative of mth order, यानी उसको हम m टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सके और डेरिवेटिव कैसा हो, continuous derivative of mth order at each point of i, यानी वो जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसके हर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव उसका mth ऑर्डर का एग्जिस्ट करना चाहिए। इन केस f is differentiable and infinitely many number of times, it is said to be class infinity or c infinity, right? तो यानी कि हम यहाँ पर cm भी लिख सकते हैं अगर m टाइम्स डिफरेंशिएबल है वो, और उसका कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव यानी एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये है। और हम c इंफिनिटी लिख सकते हैं अगर वो इन्फिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है। अगर हम एक ऐसे सिंपल फंक्शन ले लें आपका जो स्केलर कैलकुलस का, जैसे e की पावर x, आप देखिए तो e की पावर x, x बिलोंगिंग टू मान लीजिए रियल नंबर है आपका, तो ये कितना टाइम डिफरेंशिएबल है, इसको कितना डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, तो इन्फिनाइट टाइम्स एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे यहाँ पर भी देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई ले लिया आपके पास fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव इसका जो है वो कितने ऑर्डर तक एग्जिस्ट करेगा, तो उतने ऑर्डर का हम इसको बोल देंगे। जैसे आपने एक्स क्यूब का किया तो हो गया 3x², फिर किया तो आपके पास हो गया 6x, फिर आपने किया तो बस 6 आ गया, उसके बाद 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी उसकी क्लास जो है उसी से आप डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन, the function f is said to be analytic over I if f is single valued and possesses continuous derivatives of all order at every point of I, यानी उसके हर ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां पर एग्जिस्ट करे तो उसे क्या कहेंगे, एनालिटिक कहेंगे उस इंटरवल I में। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आपकी यूज होंगी। अब देखिए जैसे कर्व, प्लेन कर्व आपने पढ़ा, अभी स्पेस कर्व पढ़ा। अब प्लेन कर्व से जब स्पेस कर्व में हम लोग जाते हैं तो प्लेन कर्व से स्पेस कर्व कैसे बना लेते हैं उसको, उसकी ट्विस्टिंग होती है, ठीक। ट्विस्टिंग क्या होती है, नोट में लिखा है, ए कर्व विच डज नॉट लाई इन ए प्लेन, ए कर्व विच डज नॉट लाई इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए ट्विस्टेड कर्व। ट्विस्टेड कर्व का हम एग्जांपल एक आपको दे सकते हैं, जैसे एक आप धागा लीजिए, जो स्ट्रिंग होती है पतली, घर पे भी होगी आपके, उसको लिया और आप उसको थोड़ा लंबा ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 6 इंच के बराबर ले लिया,
और उसका एक सिरा पकड़िए और उसको ऐठिए, ऐठन कहते हैं, ट्विस्ट करना उसको। ठीक, एक सिरा पकड़ के हल्का सा जैसे ऐठेंगे तो देखेंगे आप उठने लगेगा, जहां आपके हाथ में तो उठाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, वो दूर भी जो है उठने लगेगा, ऐसे से ऐठ देना उसको। तो ऐठन जब आती है, ठीक, उसी ट्विस्टिंग है, इस कॉल्ड है ट्विस्टेड कर्व, यानी वो अपने कर्व जो है, प्लेन कर्व जो है वो अपने प्लेन को छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड ए ट्विस्टेड कर्व और स्क्यू कर्व और टॉर्स, हाँ टॉर्टियस कर्व कहलाता है आपका। ठीक, इससे टॉर्सन निकलता है, ऐठन, हिंदी में उसको ऐठन कहा जाता है जो है, तो इसीलिए टॉर्टियस कर्व भी कहलाता है वो। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड कर्व इज सर्कुलर हेलिक्स। इट इज ए कर्व, सर्कुलर हेलिक्स जो बनती है ना, जैसे बनी तो है ही आपके सामने, फिगर देख रहे हैं आप लोग ये, वैसे अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे ये आपने लिया सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर की एक्सिस, सिलेंडर आप लोगों ने पढ़ रखा है ये, राइट, ये लिया। अब आपने इस पे क्या किया कि यहाँ से इसको उठाया, जैसे ये कर्व, ये चीजें देख रहे हैं आप, इसके बाउंड्री से बिल्कुल ऐसे करते हुए ये उसे बिल्कुल लपेटते हुए जैसे कहेंगे, जैसे एक धागा लपेट दे रहे होंगे उसके चारों तरफ। ठीक है, तो सराउंडिंग कर दे रहे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया आपका। क्लियर, ये चीज आ रही है। इसमें और भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है हेलिक्स की, जो हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे कि ये टेंजेंट को कांस्टेंट कैसे कट करता है, ये जेड एक्सिस को, इसका टेंजेंट जो होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि ट्विस्टेड कर्व है आपका जो, इट इज ए कर्व। अब ये हेलिक्स क्या होता है इसके बारे में बताया सर्कुलर हेलिक्स के बारे में। इट इज ए कर्व ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, जो कि हमने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया, सिलेंडर कटिंग द जनरेटर एट ए कांस्टेंट एंगल। चलिए बात आ गई है तो बताते रहे, जनरेटर को कांस्टेंट एंगल पे कट करता है। ठीक है, देखिए कैसे कट करता है, इस बात को हम यहाँ शो करके भी दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलते चलेंगे हम लोग। जनरेटिंग लाइन इसकी जो है वो कौन सी है, वो जेड एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है वो जनरेटिंग लाइन कहेंगे। पहली बात तो आप ये भी समझिए, सिलेंडर की जनरेटिंग लाइन किसे कहते हैं, ये जो हम इसको हमें रेड कलर से बनाते हैं, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बाहर बाहर जो जा रही है, आउटर आउटर, ये देखिए यहाँ ले लीजिए, ये सब जनरेटिंग लाइन्स हैं इसकी, ये सिलेंडर की जनरेटिंग लाइन्स हैं। अब अगर हम बात करें कि जनरेटिंग लाइन्स को कांस्टेंट एंगल पे कट करता है, इसका मतलब क्या, मीनिंग देखिए, जैसे अभी आपका कर्व नीचे से उठा ऐसे आया, तो जब यहाँ पहुंचेंगे तो इस जगह पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, वापस जब ये पूरी स्प्रिंग ऐसे रोल करते करते आप यहाँ पहुंचिए उसी जगह पर बिल्कुल पैरेलल ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो देखिए ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये एंगल, और ये देखिए ऊपर दो टेंजेंट बनाए मैंने, मान लीजिए T1, बल्कि पैरेलल है, डायरेक्शन एक ही है, T1 T2। तो ये एंगल कैसा है, ये कांस्टेंट आ रहा है इनके बीच का, तो ये जनरेटर को कांस्टेंट एंगल पे कट करते हैं। कटिंग द जनरेटर एट ए कांस्टेंट एंगल, किसी भी जगह आप देखेंगे तो इनका एंगल, ये तो हमने एक जगह पर अभी टेंजेंट ड्रॉ किया है, पूरे हेलिक्स के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जनरेटर तो एक फिक्स लाइन है जो कि पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो वो जो टेंजेंट है और जो जनरेटिंग लाइन आपकी दिख रही है ये वाली, उनके बीच का एंगल कहीं भी आप मेजर करेंगे तो यू विल गेट ये सेम वैल्यू का आ रहा है, यानी अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा ही आता मिलेगा आपको हर जगह पर। ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है उसी को हम यूज कर लेते हैं डिफाइन करने में भी, कि जो सर्कुलर हेलिक्स ली जाएगी वो ट्विस्टेड कर्व होगा, उसका टेंजेंट जनरेटिंग लाइन को हेलिक्स के कांस्टेंट एंगल पे कट करेगा। दस द सर्कुलर हेलिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म एज आर इक्वल टू, अब इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ए कॉस यू, बी साइन यू एंड बी यू। अब ये कैसे निकाला जाता है, प्लेन कर्व का एक सिस्टम है इसका बनाने का, उससे करते हैं, बट आपको यहाँ ऐसी नीड नहीं है कि इन सब चीजों के प्रूफ पढ़ना पड़े, बस केवल फार्मूला याद करिए, ए कॉस यू, बी साइन यू, बी यू। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे आप, ए कॉस यू आई और प्लस बी साइन यू जे और प्लस बी यू के, राइट, ऐसे आप ये लिख सकते हैं। जहाँ कैप नहीं लगा वहां कैप लगा भी सकते हैं आईजे के में, अगर किसी जगह नोट्स में आपको लगता है तो। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर हेलिक्स है, और ये फिगर में दिख भी रहा है, बना भी दिया आपका। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है कि आर्क लेंथ किसे कहते हैं आगे, इस पर। तो आर्क लेंथ में है डिस्टेंस का मैटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स r1 यानी x1 y1 z1, अगर कार्टेशियन के फॉर्म में बात करें कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, r2 यानी दूसरे पॉइंट का
उसका पोजीशन वेक्टर, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट से हम उठा लेते हैं इसको, कोई जनरल पॉइंट अगर हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये हमने P1 ले लिया है और इसका x1 y1 z1, और अगर हम देखें इसको यहाँ से मिला दें ओरिजिन से, ये ऐसे करके, तो यहाँ पर जो OP1 होगा उसी को हम R1 कह रहे हैं। और अगर हम थोड़ी दूर पे यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसी पर P2 ले लेते हैं बल्कि, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और चाहे तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं, ये लेते हुए यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, ठीक। ये पोजीशन वेक्टर तो किसी का भी शो कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आपके पास हो जाएगा OP2 इज इक्वल टू R2, क्लियर। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। तो ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो आर्कियल लेंथ देख रहे हैं यहाँ से लेकर के, जिसको हम देखिए कवर कर रहे हैं ग्रीन कलर से, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। और ये हमारा एक नंबर होता है, इट इज ए नंबर। वैसे तो आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा होगा प्लेन कर्व में, तो वो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो ये देख रहे हैं आर्क लेंथ, तो ये कर्व्ड शेप में है, तो कहीं से कहीं तक का भी निकाला जा सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो इन यूक्लिडियन स्पेस इज द नंबर, दिस डिस्टेंस इज यूज्ड टू डिफाइन डिस्टेंस अलोंग ए कर्व। देख रहे हैं, अलोंग ए कर्व, कर्व के अलोंग डिस्टेंस ली जाती है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी वो जो क्लास हो, यानी जो फंक्शन हमारा है, जैसे हेलिक्स है, हेलिक्स के ऊपर जो कर्व बना है, दैट शुड बी डिफरेंशिएबल मोर देन 1 और मोर देन 1, ठीक है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, इसीलिए कह रहे हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन स्पेस। द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द कर्व r इक्वल टू ru इज दैट, ru समझ रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा था, इसको हम ru भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम ru, क्योंकि पैरामीटर क्या है इसका, u है। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो सिंगल पैरामीटर u से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी के अंदर हिडन है कि हमारे जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी अगर हम बात आपसे करें कि हमने ru लिखा है, तो इसका मतलब हमने लिखा है कि x इज द फंक्शन ऑफ u, y v पैरामीटर, पैरामीटर है u एक प्रकार से, यहाँ पर u पैरामीटर है और उसका फंक्शन है, और z फंक्शन ऑफ u, राइट। और जब इसको आप ijk में ब्रेक करेंगे, दैट इज x u i, u भी हो सकता है, t भी हो सकता है, y u j प्लस z u k, लाइक दिस, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये कह रहे थे यहाँ पर कि द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द कर्व r इक्वल टू ru इज दैट इन विच द कर्व इज ट्रेस्ड व्हाइल द पैरामीटर u इंक्रीज, मतलब बढ़े t की वैल्यू, जैसे अभी सर्किल में हमने बताया था ना, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बढ़े उसको पॉजिटिव कहेंगे, एंड इट्स अपोजिट डायरेक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। हियर वी शैल मेजर द r डिस्टेंस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे अभी भी हमने ऊपर के फिगर में आपको P1 से P2 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के दिखाया था। अब इसका फार्मूला क्या हो सकता है, लेट पी नॉट बी ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू यू नॉट ऑफ यू। कोई एक पॉइंट हमने जो लिया, मान लीजिए ये कर्व है, और इस कर्व पे हमने यहाँ पर एक पॉइंट, स्पेस कर्व है ये पॉइंट आपका जो पी नॉट ले लिया फिक्स, यहाँ पर हमने एक पॉइंट जनरल ले लिया पी, पी नॉट फिक्स है, पी नॉट से पी के बीच की दूरी बदलती रहेगी, वेरी करेगी, अगर पी आप नजदीक लाते हैं या पी को आप दूर ले जाते हैं तो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। and p be an arbitrary point, मतलब variable point corresponding to a parameter u on the curve, so that the direction from p to p not to p is a positive direction along the curve। तो ये हमने डिस्कशन किया कि हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए इफ r x y z है हमारे पास, देन r यानी किसका पोजीशन वेक्टर है, ये p का r आपके पास, ठीक है, b देन p का आ रहा है, बल्कि आप यूं कहिए कर्व की ही इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है, r इक्वल टू जो है आर यू, पी का नहीं है बल्कि ये किसका है, पी ने जो जनरेट किया है कर्व, एक्चुअली में पी जैसे जैसे आगे या पीछे जाएगा वैसे कर्व ही समझिए ट्रेस आउट होगा आपका पूरा, या कर्व बना हुआ है तो उसकी इक्वेशन दे सकते हैं आर इक्वल टू आर यू या आर इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको कर्व की बता रहा है, आर इक्वल टू एक्स वाई जेड। देन बाय द इंटीग्रल कैलकुलस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा है लेंथ, याद होगा, लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम, एरिया, ये सब इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा हुआ है। तो वहां पर जो फार्मूला होता था पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंथ का निकालने का, वो अगर आपको याद हो तो अंडर द प्रॉपर लिमिट, लिमिट हमने छोड़ दिया है, ये चाहे तो ए से लेकर के बी तक लिखें, आपको याद होगा dx बाई dt का होल स्क्वायर बीएससी 1 में लिखते थे आप, dy बाई dt का होल स्क्वायर और dz बाई dt का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता था हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का।
तो वही यहाँ भी लिखा है, और डॉट का मतलब ही है टी या यू भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर पैरामीटर हम यू लेकर चल रहे हैं, पैरामीटर यू, ठीक है, तो dx अपॉन डी कर लिया और u की जगह हमने उसका u डॉट सब्स्टिट्यूट कर लिया। जैसे यहाँ पर जो x डॉट का मतलब है वो dx अपॉन du से है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u लिया गया है। तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और देखिए u के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट भी किया है, तभी कर पाएंगे जब x डॉट भी फंक्शन u का होगा। अब जो लेंथ निकालनी है तो उसका इनिशियल यानी पी नॉट पे पैरामीटर की वैल्यू है आपकी यू नॉट, और अप टू जाना है आपको है पी तक, यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ, तो आपने यू कर लिया, और ये वैल्यू जो आपकी लिखी एक्स डॉट वाई डॉट जेड, अगर आप इसको निकालेंगे तो इट इज नथिंग जस्ट द आर डॉट डॉट आर डॉट। आर डॉट कैसे, देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आर डॉट जब आप निकालेंगे, या आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है, तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट लिख सकते हैं, और फिर आर डॉट दोबारा लिख लीजिए एक बार, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, राइट, डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों का डॉट लीजिए, अगर आप इन दोनों, एक्चुअली यहाँ वेक्टर लगना चाहिए ऊपर, अगर इनका डॉट लेते हैं, देखिए इस डॉट में और ऊपर के डॉट में फर्क है। जो आर डॉट लिखा है हमने वो डिफरेंशिएशन शो कर रहा है, और जो नीचे आर डॉट आपने लगाया है वो स्केलर प्रोडक्ट शो कर रहा है। आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो ये वाला डॉट जो हमने ब्लू कलर से राउंड किया है आर डॉट, तो ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है। और डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है आई के कोफिशिएंट लेते हैं, जे के लेते हैं और के, तो एक्स डॉट का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल मेक एक्स डॉट स्क्वायर, राइट, एंड वाई का करेंगे तो वाई डॉट स्क्वायर एंड जेड डॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू जो लिखी गई है एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट आर डॉट, एक्चुअली यहाँ ये वेक्टर लगा दें तो बेटर रहेगा, या बोल्ड लिखा होना चाहिए था, आर डॉट डी यू हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो आपको कर्व गिवन होगा, एंड दैट आल्सो कैन बी रिटन मॉड ऑफ आर डॉट लिखेंगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोग एग्जाम्पल 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। देखिए यहाँ दिया है सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन आपको दी हुई है, आर इक्वल टू ए कॉस यू ए साइन यू बी यू। यू की वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक है। देखिए सर्कुलर हेलिक्स का जो ये जेड है ना, सर्कुलर हेलिक्स का जेड, उसका ये एक्सिस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसलिए हाइट जो होगी आपकी सर्कुलर हेलिक्स की, जो जेड होगा दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हम यू जो ले रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक ले रहे हैं आपका, राइट, वो पूरा गवर्न करेगा उसको, वेयर ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखिए यू और जेड कनेक्टेड है, जेड का वैल्यू कितना है बी यू है, जैसे जैसे जेड वेरी करेगा तो फिर यू भी उतना ही वैल्यू आ जाएगी, या यू वेरी करेगा तो जेड भी वेरी करेगा। रिफर्ड टू एज एस एज पैरामीटर, यहाँ पर एस को हमें एज ए पैरामीटर शो करना है, इस बात को समझिएगा। यू इसका एक पैरामीटर है, लेकिन हमें पैरामीटर चेंज कर देना है, पैरामीटर क्या कन्वर्ट करना, एस एज पैरामीटर। अब एस एज पैरामीटर क्या हुआ, थोड़ा हमें यहाँ बताना पड़ेगा आपको। देखिए अगर हम ये देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर इसे, और इसको इससे मिला देते हैं, राइट, तो ये जो एंगल हम लेंगे वो हमने यू लिया, एक तो ये हो गया पैरामीटर, ये यू लिया हमने। अगर इसके कोऑर्डिनेट कुछ मान रहे हैं, मान लीजिए आपने x1 y1 0 हो गए, ये एंगल हुआ x एक्सिस के साथ u, इसी से वो डेरिवेशन करते हैं हम लोग, जो हमने आपको छोड़ दिया, कहा कि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। a cos u b sin u b u कर भी सकते हैं, a cos u x की वैल्यू हो गई, b sin u y की वैल्यू हो गई, प्लेन कर्व में ला करके, और अगर z है तो उसकी वैल्यू b u निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज यूजुअल नहीं कर रहे हैं इस समय। तो एक पैरामीटर तो आपके पास u हो गया, ये वाला एक पैरामीटर, एक्चुअली में ये जो आर्क लेंथ आप निकाल रहे हैं s, ये वाली, ये भी ले सकते हैं, ठीक, इन जनरल वे में। तो हमें यहाँ करना क्या है कि जो आर्क लेंथ होगी उसके साथ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होगा। हमारी जो अभी इक्वेशन दी है वो u के फॉर्म में दी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो u के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, u में दी हुई है s के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। रिफर टू s एस पैरामीटर एंड शो दैट द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज 2 pi c वेयर c इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दो बातें हैं इसके अंदर, u में जो पैरामीट्रिक दी हुई है उसको आपको s में चेंज करना है,
दूसरा, एक कंप्लीट टर्न लगाने में हेलिक्स की जो लेंथ आएगी वो 2 पाई सी आएगी, जहाँ सी की वैल्यू ये दी हुई है, ऐसा शो करना है। तो देखिए वी हैव आर इज इक्वल टू दिस, तो आप आर डॉट निकाल लीजिए। ये वेक्टर आर है, सब में टाइपिंग थोड़ा ऐसे हो गई है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो ये आर लिया जा रहा है यहाँ पर। अब आर ये डॉट निकाल लिया, यानी डिफरेंशिएट किया, ए कॉस यू को, ए साइन यू को और बी यू को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? अब आर डॉट निकाल के रख लीजिए, आर डॉट निकालेंगे तो आपके पास आएगा, मतलब मॉड निकाल लीजिए उसका, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी सी। सी चूंकि दिया हुआ है प्रॉब्लम में आपको। अब क्या होगा, मेजरिंग आर्क एस फ्रॉम पॉइंट यू इक्वल टू जीरो, यानी स्टार्टिंग में जहां पर यू की वैल्यू होगी 0, वहां से स्टार्ट करेंगे हम इसको और जनरल चले जाएंगे, तभी तो एस और यू को इन्वॉल्व करेंगे। देखिए हमने जो आपको फिगर में ये लेंथ एस बताई ना, ये तो पर्टिकुलर हमने बता दिया है 2 पॉइंट के बीच, लेकिन एस हम पूरा इंटायर ले रहे हैं, इंटायर। जैसे जैसे यू मूव करेगा वैसे वैसे एस वेरी करेगा। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन पैरामीटर यू एंड एस ऑल ओवर द लेंथ, पूरे जहां तक यू वेरी करेगा आपका, ठीक है। तो आपका यू वेरी कराइए, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करिए और उसको पूरा जनरल वे में ले जाइए। तो देखिए एस इज इक्वल टू, जो इनिशियल लिमिट होगी, जो लोअर लिमिट होगी वो 0, और फाइनल लिमिट हमने जनरल लिमिट रख दी यू। जनरल लिमिट जो हमने रखी वो यू रखी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अगर आपकी बाय यूजिंग, ये चीज हमने लिखी यहाँ पर, यूजिंग द फार्मूला s इज इक्वल टू 0 टू u r mod of r dot du, तो ये हो जाएगा 0 टू u cu, क्योंकि अभी mod of r dot की वैल्यू आपने जो c निकाली है, जो कि आपको गिवन भी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा uc, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, s अपॉन c। तो जहां जहां प्रॉब्लम में आपके पास u है, वहां वहां क्या पुट कर देंगे, s अपॉन u। तो पूरी प्रॉब्लम जो हमारी है वो चेंज हो जाएगी, किसमें, एस के में। प्रॉब्लम का मतलब वो जो ये वेक्टर इक्वेशन है आपकी, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस एस अपॉन यू, ए साइन एस अपॉन यू, बी एस अपॉन सी आ जाएगा। तो एक तो ये आपका आंसर आ गया कि आपने चेंज कर लिया उसको। दूसरा, पूरा कंप्लीट टर्न लगाएंगे जब, तब एस कितना होगा, तो देखिए कंप्लीट टर्न का मतलब होता है 2 पाई रोटेट करना, 2 पाई, क्योंकि सिलेंडर है, सर्कुलर हेलिक्स है, तो सर्किल में 0 से 2 पाई। तो मान लीजिए यू नॉट से स्टार्ट किया तो यू नॉट प्लस 2 पाई, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं मान लीजिए हम लोग, तो हम 2 पाई तक जाते हैं। तो कोई बात नहीं, यू नॉट से स्टार्ट करिए और यू नॉट प्लस 2 पाई तक आ जाइए, तभी रोटेशन तो 2 पाई का ही हुआ। तो अब जो लिमिट लेंगे एस की, वो यू नॉट से और यू नॉट प्लस 2 पाई लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सी। यहाँ पर भी आपके पास जो है वो यू ही होना चाहिए, क्योंकि आप इसको यू के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टेक है। तो वो आ जाएगा आपके पास डी यू, इन्होंने टी रख लिया, वैसे आप यहाँ यू रखिए, यू आ जाएगा। और यू की लिमिट आपकी जो है 0 से लेकर 2 पाई तक, यू नॉट से लेकर के यू नॉट प्लस 2 पाई तक, ठीक। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 2 पाई सी आ जाएगा। इसका मतलब है जो कंप्लीट पूरा रोटेशन लगेगा वो 2 पाई सी का हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आप एक काम ये करेंगे कि बस आज के लेक्चर में तो वैसे इतना ही पढ़ाएंगे आपको हम, एग्जाम्पल नंबर 2 आप अपने आप से कर लीजिएगा, और इसके आगे फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एग्जाम्पल 2 में आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। बस आज के लेक्चर में